नमस्कार, स्वागत है आज आप सभी का इस YouTube चैनल में। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य आज 7 मार्च 2021 है, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अर्थात 8 मार्च 2021 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मैं आप सबको ऐसी महिलाओं से मिलवाऊंगा, इस वीडियो के माध्यम से ऐसी महिलाओं से मिलवाऊंगा जो सेलिब्रिटी तो नहीं है पर हाँ सेलिब्रिटी से कम भी नहीं, जिनका सफ़र, जिनकी उपलब्धि, जिनके द्वारा किए गए कार्य सामान्य नहीं है, जिनकी परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं, पर उनकी उपलब्धि, उनके द्वारा किए गए कार्य वास्तव में हम सबको प्रेरणा देने वाले हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं महिलाओं से मिलवाऊंगा। मेरा प्रयास एक्चुअल में ये था, मैंने ये सोचा था कि क्यों ना हम ऐसे ऐसे महिलाओं को जिन्होंने बहुत कार्य किया है, जिन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में हासिल किया है, जिन्होंने परिस्थितियों से उठकर अपने आप को मजबूत किया है, अपने आप को आगे बढ़ाया है और बहुत कुछ अपनी लाइफ में हासिल किया है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करने के बाद उनसे 2-2 मिनट के मैंने वीडियोस बनवाए हैं और कोशिश की है कि वो अपने बारे में बताएं, अपने शैक्षिक सफ़र के बारे में बताएं, किन परिस्थितियों में वो रहे, कैसे उन्होंने काम किया, क्या उन्हें हासिल हुआ, उसके बाद की परिस्थिति क्या थी, फिर उन्होंने और क्या क्या किया। इस प्रकार से जो कुछ भी वो बताएं और हम सबको प्रेरणा दें। अक्सर हमने ये देखा है, हमने अपने विद्यालयों में भी ये चीज़ आप सबने देखी होगी, क्योंकि ये जो है ना, ये जो चीज़ मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ ये बिल्कुल कॉमन है, हम सब ये चीज़ महसूस भी करते हैं और देखते भी हैं कि अक्सर हमने ये देखा कि बच्चे विद्यालयों में जो बच्चे होते हैं और जो अभिभावक होते हैं वो जनरली बच्चे लड़कों को तो पढ़ने भेजते हैं, पर लड़कियों को ये समझते हैं, खासकर ग्रामीण परिवेश के लोग, कि बालिकाएं पढ़कर क्या करेंगी, इन्हें तो चौका चूल्हा बासन करना है, या ये तो घर चलाएंगी, या हाउसवाइफ होंगी, या कुछ और करेंगी, लेकिन पढ़ाई से इनका कोई सरोकार नहीं हो सकता। हाँ, लड़के को पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि उसको आगे बढ़ना है, पर ये सोच बहुत गलत है। इसीलिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया है ताकि इस वीडियो के माध्यम से हम सब, जब हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुकी महिलाओं से उनकी ज़ुबानी से हम उनके बारे में जानेंगे, उनके सफ़र को जानेंगे, तो हमारी ये सोच बदलेगी, हम लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होंगे। इसलिए ही मैंने इस वीडियो को बनाया और इस वीडियो श्रृंखला में आप कई लोगों से मिलेंगे और ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्होंने लाइफ में अचीव किया है, जिन्होंने सरकारी विद्यालयों से पढ़ाई करी है और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे भी लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाते हैं जो इन्होंने सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके प्राप्त किया है। एक बार, सिर्फ एक बार अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी विद्यालय में कराइए और आप देखिएगा, आपको फ़र्क भी दिखेगा और ये भी पता चलेगा कि सरकारी विद्यालय का शिक्षक कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत से वो बच्चों को पढ़ाता है, कितना कुछ वो करता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम पहले से ही ये चीज़ माइंडसेट कर लेते हैं कि अरे वहाँ कुछ नहीं होगा। ये चीज़ बहुत गलत है। हम सब बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, हमारी सरकार बहुत कुछ उसने बदला है, हमारे पढ़ाने की जो पेडागॉजी है, जो हमारा स्ट्रक्चर्ड वे होता है पढ़ाने का, उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। हम सबको इन सर्विस ट्रेनिंग दी गई है, बहुत सी चीज़ें हमें नई चीज़ बताई गई हैं और हम सब ने उसको अडेप्ट भी किया है और खुद को चेंज भी किया है। और उसके बाद हम सब बहुत कुछ सीखे भी हैं नई चीज़, और पर हम उसे अडेप्ट तो तभी कर पाएंगे ना, पढ़ा तो तभी पाएंगे जब बच्चे आप विद्यालय भेजेंगे, ठीक है, और बच्चे रेगुलरिटी से आएंगे। आप एक साल, सिर्फ एक साल मेरे कहने पर अपने बच्चे का गैर सरकारी विद्यालय से नाम कटवाइए और सरकारी विद्यालय में बच्चे का एडमिशन कराइए और एक साल से उसे पढ़ाइए। यदि आपको कोई समस्या लगती है, यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं बच्चा नहीं कर पा रहा है या शिक्षक मेहनत नहीं कर रहा है, तो आप बेशक उसको अगले साल करा दें, पर एक साल का मौका आवश्यक रूप से एक सरकारी विद्यालय को दीजिए और देखिए, आप कमाल देखिएगा। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में या किसी भी आप स्तर पे देख लीजिए, सरकारी विद्यालय के शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पर मौका आपको देना है। आपको एक बार अपनी सोच बदलनी है और एक बार मौका देके देखिए, कोई भी आपको निराश नहीं करेगा। अच्छा, अब आते हैं आज के वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाऊंगा, जिसमें प्रथम क्रम में मैं आपको मिलवाऊंगा श्रीमती अनुसुईया दीक्षित से। ये वर्तमान श्रीमती अनुसुईया दीक्षित
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद में कार्यरत हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ में। इन्होंने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्राथमिक विद्यालय मधुपुर सैजू से ग्रहण की। उसके बाद इन्होंने GGIC फतेहगढ़ में अपनी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद लाइफ में इन्होंने फिर धीरे धीरे ये इनको हमेशा से ना खेल में बहुत ज़्यादा रुचि थी। इन्होंने NCC की और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। फिर इनका चयन हो गया और ये वर्तमान में जो है वो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत है। इसके साथ ही मैं इनके बारे में अगर आपको बताऊं तो ये ग्रामीण परिवेश से आते हैं। इनकी शिक्षा भी प्राथमिक विद्यालय मधुपुर सैजू से हुई। बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इस कारण आप खुद ही समझ सकते हैं, जब भी किसी छोटे से बच्चे की माता की मृत्यु छोटे समय पर हो जाती है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। क्योंकि माँ होती है तो एक इमोशनल सपोर्ट बना रहता है, क्योंकि खासकर बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए भी माँ सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिका हो। लेकिन हम अगर थोड़ा सा और उससे सोचे तो हमें ऐसा लगता है कि बालिका के लिए माँ का सहारा बहुत बड़ा होता है। उस समय बहुत परेशानियां आई होंगी लाइफ में, बहुत सी दिक्कतें हुई होंगी, पर उसके बाद भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, पढ़ाई करना, उसी जज्बे के साथ मेहनत करना और फिर एक मुकाम हासिल करना, ये वास्तविकता में कोई सामान्य बात नहीं है। और उसके बाद भी जैसे जनरली होता है कि जब हम लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये सब चलता है, अरे ठीक है, लेकिन उसके बाद भी निरंतर कार्य करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। जब उनका चयन हो गया और वो GGIC फतेहगढ़ में उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया, उसके बाद भी वो निरंतर कार्य करती रही। बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वह सदैव ही जागरूक रही। इसके साथ ही इन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए, कई सारी रैलियां निकाली, कई संगोष्ठियों में भी प्रतिभाग किया। ये पूर्व में जो थी वो जिला खेल प्रभारी भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही इन्होंने बहुत सी मेहनत की, बहुत सी बालिकाओं को इन्होंने अडॉप्ट किया, उनको पढ़ाया और वर्तमान में बहुत अच्छे पदों पर कार्यरत भी हैं। तो अब इनके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, अब हम उनके बारे में उन्हीं के मुँह से सुनते हैं। आइए उनका शैक्षिक सफ़र उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं अनसुईया दीक्षित इस समय मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजेपुर में हूँ और मेरा शैक्षिक जो सफ़र है मेरा जो है यहाँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ से शुरू हुआ। बचपन से मैं बहुत सामान्य परिवार की बेटी थी और मेरी ये महत्वाकांक्षा थी कि मैं कुछ करूं और आगे बढ़ूं। इसलिए मैंने निरंतर प्रयास किया और खेलों में अपना विशेष स्थान बनाया। खेलों के माध्यम से आज मैं जो हूँ खेल अध्यापिका हूँ और इससे पहले मैंने पूरे ज़िले का भी खेल प्रभार संभाला। NCC में मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और मेजर पद तक गई और मेरी ये तमन्ना है कि हमारे देश की जो बेटियां मध्यम वर्गीय परिवार की हैं और जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है आगे बढ़ने के लिए, तो उनको मैं आगे लेकर आती हूँ और उन्हें मैं अपने पास रख के उन्हें पूरा उस तरह का माहौल देती हूँ और खेल के मैदान में उतार कर उनको आगे बढ़ाती हूँ। आज हमारे द्वारा तैयार की हुई बेटियाँ अन्य विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रही हैं और कुछ बेटी हमारी पुलिस में हैं, शूटिंग के माध्यम से, नेशनल शूटर के माध्यम से CISF में हैं, पुलिस में हैं, रेलवे विभाग में हैं आजकल और एक बेटी हमारी अभी NCC के माध्यम से PCS का उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इस समय डिप्टी जेलर के पद पे कार्यरत है। तो मेरा ये निरंतर प्रयास है कि मैं पिछड़े वर्ग की बेटियों को उनके अंदर प्रतिभा की खोज करके उनको आगे बढ़ाऊं और उनको ऐसे मुकाम पर पहुंचाऊं जहां पे वो अपना तो भविष्य निर्धारित करती हैं, अपने साथ साथ वो जीवन में जो निचले स्तर पे जो बच्चियां हैं और जिनके परिवार के लोग उनको आगे बढ़ने से रोक, उनको मोटिवेट करके आगे ले जाना मेरा जिंदगी का यही। इस समय मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजेपुर में हूँ और वहाँ मैंने ये देखा है कि अभिभावक बेटियों को विद्यालय नहीं भेजते हैं, बेटे और बेटी में अंतर महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि बेटियां घर पे रहें, घर में ज़्यादा सुरक्षित हैं, परंतु
ऐसा नहीं है, उनको अपनी सोच बदलनी होगी। आज के समय में बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। हमारी देखिए, आप हमारे देश की प्रथम जो नागरिक थी प्रतिभा पाटिल, वो भी एक किसी की बेटी थी, उन्होंने देश का सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। ऐसा नहीं, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि बेटियां कुछ कर नहीं सकती। बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं और उनको बस क्या है, पर्यावरण की आवश्यकता है और उनको थोड़ा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आप लोगों की ये धारणा है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। मैं खुद सरकारी, पहले मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय मेहरूपुर सहजू में हुई। उसके बाद मैंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कक्षा 6 में प्रवेश लिया और आज मैं उस सफर में आगे बढ़ती हुई आगे आई और आज मैं खेल प्रभारी हूँ जिले की और एनसीसी में भी मैंने मेजर रैंक प्राप्त की है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी सोच बदलें। सरकारी विद्यालयों में बहुत टैलेंटेड टीचर हैं वो, परंतु आपको समय से विद्यालय जाना होगा। आप विद्यालय समय से जाइए, अपना पूरा समय दीजिए और ये सोचिए कि आपको कुछ करना है, कुछ सीखना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और साथ में माता पिता का सहयोग बच्चियों के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। आपने देखा अनसुईया दीक्षित मैडम ने कितना कुछ आपको अपने बारे में बताया, अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। मैडम के पास जब मैं मैडम के घर गया था और मैंने वीडियो शूट किया था, तो उस समय पे मैडम पास इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स थे कि शायद एक दीवार छोटी पड़ जाएगी, पर मैडम के सर्टिफिकेट्स कम नहीं पड़ेंगे। उन्होंने इतना कार्य किया है कि जब मैंने उसको देखा तो वास्तविकता में आज तक, अभी तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ उसमें मैंने किसी के पास भी इतनी उपलब्धियाँ नहीं देखी। मैंने जब उनसे कहा, मैडम की एक वॉल मैंने देखी, उस पर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगे हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि दीदी एक वॉल और बना लो और उस पर सर्टिफिकेट लगा लो। तो वो हंसने लगी और मुझसे बोली कि बेटा दीवार छोटी पड़ जाएगी पर मेरे सर्टिफिकेट्स कम नहीं पड़ेंगे। और वास्तविकता थी। फिर जब उन्होंने मुझे उनके सर्टिफिकेट्स दिखाए तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मुझे ये लगा कि मतलब कैसे कोई व्यक्ति इतना कार्य कर सकता है, इतनी उपलब्धियां वो कैसे हासिल कर सकता है। इतने सारे थे, इतने सारे कि अगर मैं उन्हें गिनूंगा भी तो मेरे ख्याल से 300-400 सर्टिफिकेट से ज़्यादा ही वो होंगे, कम नहीं होंगे। इसी क्रम में अब हम दूसरे जिनसे मिलने जा रहे हैं, श्रीमती इंदिरा राठौर से। ये राज्य पुरस्कृत शिक्षिका हैं। इनका भी सफ़र वास्तविकता में बहुत प्रेरणादायी है। इनकी कहानी जब आप इन्हीं की जुबानी सुनेंगे तो उसको बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैडम ने भी बहुत मेहनत की है, अपनी लाइफ में अचीव बहुत कुछ किया है। उसके साथ ही जब मैं इनसे मिला तो मैंने ये देखा कि ये बहुत डाउन टू अर्थ है। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी व्यक्ति में इंच मात्र भी, नहीं कहते कि गर्ज का वो हो या उस तरीके कुछ भी नहीं, बिल्कुल सामान्य रूप से वो मुझसे मिली, बहुत अच्छे से उन्होंने किया। और मैडम का सफ़र आइए अब हम देखते हैं। मैं इंदिरा राठौर, डॉटर ऑफ श्री भूप नारायण राठौर, निवासी भोलेपुर। जब मैं बचपन में थी तो पूरा गांव था। गांव जैसे माहौल में रह कर के मैं वहाँ से मैंने प्राइमरी में पढ़ाई की, प्राइमरी विद्यालय में। प्राइमरी में पढ़ने के बाद कक्षा 6 से मैं GGIC लाल स्कूल में आई। लाल स्कूल में हमने 8वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद मैं GGIC फतेहगढ़, जो कि इस समय कचहरी के सामने है, वहाँ पर मैंने इंटर तक पढ़ाई की। सन 82 में मैंने इंटर पास किया वहाँ से। और एक बहुत ही साधारण सी मैं छात्रा थी, मतलब मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मेरे घर में कोई ये ध्यान नहीं दिया जाता था कि मैं पढ़ूँ। जब मैंने हाई स्कूल किया तो मेरे फादर ने कहा बहुत अच्छा, मेरे घर में कोई लड़की हाई स्कूल हो गई, जबकि मेरे फादर स्टूडेंट ट्रेजरी में थे। और उसके बाद जब मैंने इंटर पास किया तो मेरे फादर ने कहा ठीक है चलिए लड़की इंटर हो गई है। फिर हमको कोएड में नहीं पढ़ाया गया क्योंकि लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते थे। और उस समय की मानसिकता ये थी कि शायद हम साथ में पढ़ेंगे तो हमारे अंदर दुर्गुण आ जाएंगे, और हमको कोएड में नहीं पढ़ाया गया। मैंने प्राइवेट BA किया NAKP से, प्राइवेट MA किया DN कॉलेज से। और उसके बाद मैंने कंपटीशन दिया B.Ed का, क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, बड़ा बहुत ही टफ कंपटीशन था। और उस कंपटीशन को मैंने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद फादर ने, उस समय भी मानसिकता ये देखिए, मेरे फादर ने ये कहा कि मैं सिर्फ रायबरेली आपको FG कॉलेज में ही B.Ed कराऊंगा, क्योंकि
कहीं मैं बाहर नहीं भेजूँगा। वहाँ मेरे भाई थे बैंक मैनेजर जितेंद्र सिंह राठौर। तो जब मेरी मेरिट लिस्ट बनी तो सो फार गुड, क्योंकि मेरा वहीं रायबरेली FG कॉलेज मुझे मिला। गवर्नमेंट कॉलेज था, बहुत कम पैसे में, मिनिमम पैसे में भाई के पास रख के मैंने B.Ed किया। B.Ed करने के बाद आकर के मैंने पहला ही फॉर्म डाला है मदन मोहन कनोडिया बालिका इंटर कॉलेज। मदन मोहन कनोडिया बालिका इंटर कॉलेज में वैकेंसी निकली और मैंने अपना फॉर्म डाला और फर्स्ट इंटरव्यू में वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। इसी घटनाक्रम में बीच में मैं जब 14 साल की थी तो मेरी माँ का देहांत भी हो गया था और मेरे फादर ने ही, मेरे भाइयों ने ही मेरी परवरिश की थी। वहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। वहाँ भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैनेजमेंट का कॉलेज था और मैनेजमेंट का कॉलेज नहीं चाह रहा था कि हम वहाँ सर्विस करें। तो एक SC केस का मुकदमा भी मुझ पर लगाया गया, उसको भी मैंने लड़ने के बाद मैं भी वहाँ जमी रही। कई नेता लोगों से मिले, उन्होंने ये कह दिया, इनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, कि आप ऐसा है कि PTA का पेमेंट लेकर के सर्विस को छोड़ दीजिए। मैंने कहा अगर मेरे में योग्यता है तो हम फाइट करेंगे, और हमने फाइट किया और हमारी सर्विस 30 साल हो गए हैं वहाँ काम करते करते। 30 साल मैंने लड़कियों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। इसी घटनाक्रम में सन 94 में मेरी शादी श्री यशवंत कुमार जी से फतेहगढ़ में हुई, जो कि विकास भवन में थे सांख्यिकी विभाग में, और 10 साल हम लोगों का साथ रहा। 2 बच्चे, एक बेटा मेरा राजा शिवम जो कि इस समय BTC B.Ed टैट वगैरह कर चुका है, और एक बेटी हमारी 5 साल की थी, बेटा 8 साल का था। मेरे पति का देहांत हो गया 21 जनवरी 2005 में। तो सारे पहाड़, क्योंकि पिताजी का भी देहांत हो चुका था, माँ का भी, ना तो ससुराल में कोई था ना मायके में कोई। सास थी, उन्होंने हमें छोड़ दिया, देवर ने हमें छोड़ दिया। हमारी परिस्थितियों को फाइट करने के लिए मैंने अकेले ही विकट संघर्ष का सामना किया। अकेले घर में रहे, मास्टर प्लान में घर भी तोड़ दिया। हमारे को बोन टीबी हुई स्पाइनल में, मैं 2 साल ऑन बेड रही, और किस सहयोग से मैं ठीक होकर के फिर मैंने सोचा कि मुझे अब कुछ महिलाओं के लिए ही करना है। मैंने अपने आप को संभाला, खड़ा किया, और मैं अब सबसे पहले मैं अपने समाज में जाकर के मीटिंग अटेंड करती थी। वहाँ से धीरे धीरे कॉलेज में मुझे स्काउटिंग गाइडिंग, रेड क्रॉस, गेम्स, इन सब के चार्ज हमारी प्रधानाचार्य मैडम जी ने, स्नेहलता गुप्ता मैडम थी हमारी जो अभी हैं, उन्होंने हमें ये चार्ज दिए, और श्रीमती अरुंधति सिंह मैडम जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं, इन्होंने मुझे चार्ज दिए। और बाहर के फील्ड के जितने भी काम थे, मीटिंग के और बच्चों को ले जाने के, बच्चों को पार्टिसिपेट कराने के, जो भी अच्छे कार्य थे, उन सब में प्रतिनिधित्व करने का मौका हमें विद्यालय स्तर से मिला। विद्यालय स्तर से मौका मिला तो मैं बाहर निकली, और अच्छे कार्य को एक भगवान माँ सरस्वती की हमारे ऊपर कृपा, कई ईश्वरों की कृपा से, मैं हनुमान जी की कृपा से उस काम को बहुत अच्छे से काम करती गई। करते करते फाइट एक दिन ऐसे ही मुझे स्टेडियम में, जबकि हमारी DM साहिबा थी केदन लक्ष्मी जी, और उनके सामने मैंने एंकरिंग कर रही थी। हमको माँ सरस्वती की वाणी कंठ में प्राप्त हो गई, और मैंने बड़े बड़े मंच होस्ट करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी रैलियाँ मैंने होस्ट की। उनसे क्या हुआ कि एक मेरी पहचान बनी, और श्री श्यामपाल सिंह यादव जी मुझको स्टेडियम में मिले, और उन्होंने प्रेरित किया मुझे कि आप बहन जी इतना काम करते हो तो आप राज्य पुरस्कार के लिए अप्लाई करिए। तो वहाँ से एक मेरा नया मुकाम शुरू हुआ, और मैंने वहाँ से अपनी फाइल को बनाया। जितना मेरा काम था उसमें हमारे कई विधायक लोगों के साथ भी काम था, नेताजी की, केवल मेरा नेता नगरी का काम नहीं था, महिलाओं को शिक्षित करना मेन काम था। मैं महिला सम्मेलन उन्हीं को होस्ट ज़्यादा करती थी। जहाँ भी महिला सम्मेलन होते थे, माँ सरस्वती की वाणी थी, उनको मैं मोटिवेट करती थी। कई महिलाएं हमारे मोटिवेशन से आज गवर्नमेंट सर्विस में हैं। जब वो कहती हैं कि दीदी आपसे प्रेरणा लेकर आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरे कॉलेज में मेरे बच्चों के साथ एक माँ और बेटी जैसा व्यवहार रहता है। मैं बच्चों को बोल भी देती हूँ कि आप मुझे मम्मी कह सकती हो, क्योंकि माँ और बेटी का जो संबंध होता है वो सबसे मैं कहेंगे मतलब एक टिकाऊ, उसमें बच्चा निर्भीक होकर हमसे बात करता है और मैं उसको समझाती हूँ। तो ये सब जुड़ाव के साथ मैंने 4 साल पुरस्कार के लिए फाइल भेजी। 5 सितंबर 2017 को हमें माननीय राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया लोक भवन लखनऊ में।
और कई मिनिस्टर थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, शिक्षा मंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, शिक्षा वैश्विक मंत्री अनुपमा जायसवाल जी, हमारे संदीप जी और नंदी जी, बहुत सारे मिनिस्टर लोग थे जिनको मैं शायद नाम नहीं मैं पूरा याद कर पा रही हूँ। इन सब के बीच में और गवर्नर साहब हमारे राम नाईक जी, उन सब के बीच में हमको जो एक बहुत बड़ा ईश्वर जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस भावना से ओतप्रोत होके सभी हमारे जितने मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, सभी ने इस आदर भाव से हमको सम्मानित किया और हम वहाँ से गदगद होकर के आए, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में केवल माध्यमिक महिला में मेरा चयन हुआ था। 8 पुरस्कार मिलते हैं माध्यमिक में, जिसमें 1 महिला होती है और उस महिला के रूप में मैं थी, अपने फरुखाबाद से, जो कि GGIC की पढ़ी हुई, कनौडिया में कार्य कर रही हूँ और महिलाओं के बीच में महिलाओं के सहयोग के लिए ही कार्य करती हूँ। जहाँ भी जिस तरह से भी कोई महिला अगर परेशान होती है तो बगैर उसके प्रत्युत्तर के कि हमको क्या मिलेगा, ये सब नहीं सोच के मैं जाकर के उसका सहयोग करती हूँ। एक हमारे भरगड्डा लोग यहाँ रहते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं उन लड़कियों को भी पढ़ाने जाती हूँ। वो बच्चे भी हमको मातृवत व्यवहार करते हैं मेरे साथ में। इस तरह से बहुत विकट संघर्ष के द्वारा मैं निकली हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ ना कोई चलने वाला इधर कंधा है ना उधर कंधा है, सिर्फ हमारा मनोबल, हमारी वाणी, जिसके द्वारा हमें आज अपने फरुखाबाद ज़िले में ही नहीं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करती, चाहे मैं लखनऊ में जाऊँ, चाहे मैं कानपुर में जाऊँ, किसी भी शहर में जाऊँ तो शायद मैं परिचय की मोहताज नहीं, चाहे मैं मथुरा जाऊँ, चाहे वृंदावन जाऊँ, चाहे आगरा जाऊँ, शिक्षक समाज मुझे जानता है। शिक्षक समाज मुझे हर जगह का मेरी वाणी के द्वारा मुझे जानता है और मेरे कार्यों के द्वारा कि जो महिला हित में जो काम किए हैं, इसलिए। और मैं बच्चों को, जैसे कि प्रश्न ये है कि चलिए मैंने तो संघर्ष किया, हर महिला इस तरह का संघर्ष ना करे, इसके लिए हम महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि वो लड़कियां पढ़ें, पढ़ने के साथ साथ व्यावसायिक कार्य भी उनको हम सिखाते हैं, जैसे सिलाई उनको आनी चाहिए, पेंटिंग उनको आनी चाहिए, लघु उद्योग वो लगा लें, जैसे अगरबत्ती घर में बना सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, कचली बना सकते हैं। इस तरह से हम एक आर्थिक उपार्जन कर सकें, मतलब आर्थिक जब होता है तो महिला अपने आप में सशक्त होती है, स्वावलंबी बन जाती है और वो किसी भी परेशानी को फेस कर लेती है, क्योंकि पैसे के बिना कोई कार्य नहीं चलता है। मेहनत करना बुरा काम नहीं है, मेहनत करिए और जिनको नहीं आता है उनको सिखाने के लिए निःशुल्क अब मैं आगे यही सेवा करूंगी कि जो बच्चे या जो महिलाएं हमसे जैसे सीखना चाहती हैं, हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उनको निःशुल्क सिखाएंगे और उनके जीवन के लिए आगे बढ़ाने के लिए उनका जो भी मैं सहयोग कर सकती हूँ वो करूँगी, क्योंकि मुझे समाज सेवा महिलाओं के लिए ही करनी है। उसके साथ साथ हम ये नहीं कह सकते कि पुरुष वर्ग जो हमारा है वो हमसे कटा हुआ हो। हम उनको ये भी भावना बताते हैं कि 2 पहियों की गाड़ी कभी अकेले नहीं चलती है, तो हमें उनके सहयोग को भी लेना है, उनकी मानसिकता को बदलना है। जो हमारे पुरुष वर्ग हैं, अगर वो महिला कोई समझते हैं कमज़ोर है, केवल उनकी मानसिकता को बदलना है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम आपके साथ चलने के लिए योग्य हैं। इस मानसिकता को बदलने के लिए सिर्फ उनको भी मोटिवेट करते हैं। और सभी पुरुष भाई बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें बुराई ही होती है। हम बुराई, कुछ विकृत मानसिकता के लोग होते हैं जिनकी मानसिकता खराब हो जाती है, विकृत हो जाती है, वही विकृत कार्य करते हैं। अदरवाइज जो भी हमारे भाई हैं बहुत अच्छा सहयोग हमको देते हैं। बालिका शिक्षा पर हमारी प्रशासन बहुत जोर दे रहा है, मगर प्रशासन ही केवल कुछ नहीं कर सकता है, हमारे अभिभावकों को भी बदलना है। जब तक हमारे माता पिता की सोच नहीं बदलेगी तब तक बालिकाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम, जो कि क्वार के नवरात्रों से चैत के नवरात्रों तक, मतलब शक्ति पूजा से शक्ति पूजा पर ही समापन होगा। 6 महीने का जो कार्यक्रम है, उस बीच में विभिन्न तरह के कार्यक्रम इसीलिए कराए जा रहे हैं कि जिससे कि हमारी बेटियां आगे बढ़ें और अभिभावक उनको निकलने के लिए
मतलब रोक टोक ना लगाएं। जैसे लड़कों को भेजते हैं वैसे हम लड़कियों को भी बाहर भेज सकते हैं। जूडो कराटे के द्वारा उनको सिखाते हैं कि आप अपनी आत्मरक्षा किस तरह से कर सकते हैं। अभिभावक को थोड़ा डर होता है कि बेटी कमज़ोर है, वो आत्मरक्षा नहीं कर पाएगी। आत्मरक्षा के भी गुण हम मिशन शक्ति के अंतर्गत उनको सिखा रहे हैं, जिससे कि बेटी कहीं भी कमज़ोर नहीं हो सकती है, वो किसी भी परिस्थिति को फेस कर सकती है। अभिभावकों से ये रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे अभिभावक मान ली ग्रामीण अंचल के हैं, वो सोचते हैं अरे शादी कर दें, शादी के बाद क्या करना, घर में ही रहना। ठीक है, घर में रहकर भी बेटी बहुत कुछ कर सकती है। उसके लिए उसको जो सीखने का टाइम होता है, बसंत का टाइम जिसको बोलते हैं, टीनेजर्स, किशोरावस्था, उस अवस्था में जो बच्चा सीखता है वो शायद कभी भूलता नहीं है। 11 से 18 के बीच में जो बच्चा हमारे पास होता है पढ़ाने के लिए, तो हम गार्जियन से रिक्वेस्ट करेंगे उस बच्चे को आप किसी भी सेंटर पे जहाँ पर सिलाई सिखा रहे हैं, पेंटिंग सिखा रहे हैं, बुनाई सिखा रहे हैं और छोटे छोटे कार्य सिखाए जाते हैं, वहाँ जरूर भेजें। लड़कियों को बाहर निकालें, उनको स्वावलंबी बनाएं और गार्जियन अपनी सोच को बदले, अपनी मानसिकता को बदले, क्योंकि लड़की बहुत काम करती है, घर में भी काम करके खाना बनाते, क्योंकि लड़की बहुत काम करती है, घर में भी खाना बना के, घर के सारे कार्य करके तब वो विद्यालय जाती है पढ़ने के लिए। तो अगर वो इतना सब करने के बाद जा रही है तो उसको जाने दें। ये मेरी रिक्वेस्ट गार्जियन से रहती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा गलत संगत में भी पड़ जाता है, लड़कियां हमारी, तो उनकी गार्जियन को हम बुलाते हैं और बच्चों से मित्रवत व्यवहार, टीचर कोई भी टीचर हो, चाहे वो पुरुष वर्ग का हो चाहे महिला वर्ग का हो, बच्चों के साथ वो एक मातृवत पितृवत ही व्यवहार करता है। ये मानसिकता थोड़ी बदलने की ज़रूरत है। जो गार्जियन इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि हमारी लड़की बाहर जाकर बिगड़ जाएगी, तो वो बिगड़ेगी नहीं। केवल अपने घर का माहौल उन्हें चेंज करना होगा। अपने घर में बच्चे घर से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, तो घर के माहौल को बदल करके अपनी बेटियों को पढ़ने ज़रूर भेजें। पढ़े लिखेंगी तभी वो अच्छी बनेगी और सशक्त नारियाँ बनेगी, अच्छी संतान को जन्म देगी और आगे भी अच्छी हमारी लड़कियों की एक जो भारत देश के लिए ज़रूरत है हमारे विकास के लिए, तो अच्छी लड़कियाँ, अच्छे बच्चे उनसे प्राप्त होंगे। तीसरी जिस महिला से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, श्रीमती जया रघुवंशी। इनका सफ़र भी किसी हीरो के सफ़र से कम नहीं। इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज़ घटित हो जाती है या बहुत बड़ा कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि जहाँ पर हम या तो आगे बढ़ेंगे या फिर बिल्कुल चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति खुद को ऊपर उठाता है और उसके बाद आगे बढ़ता है, तो उसके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, नमन नहीं करता। जया रघुवंशी के बारे में बात करें तो मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमेशा से बहुत ही पढ़ाकू लोग नहीं होते कि जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उस टाइप के नहीं। इन्होंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत ज़्यादा मेहनत की। जब इनकी 12वीं की परीक्षाएं हो रही थी उस समय में, क्योंकि सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं थी, लाइट कम आती थी, बहुत सी दिक्कतें होती हैं, पर क्योंकि पढ़ाई न प्रभावित हो, हम निरंतर पढ़ते रहे, हम निरंतर आगे बढ़ते रहे, इस वजह से ये मोमबत्ती जला जला के और उस तरीके से पढ़ाई करती थी। बहुत दिन तक इन्होंने इस तरीके से किया। जब एग्ज़ाम्स करीब आ गए, लगभग 15 से 20 दिन या लगभग 1 महीना रह गया होगा बोर्ड परीक्षा के, तो इन्होंने क्या किया, रात में पढ़ते पढ़ते मोमबत्ती को कुर्सी पर रख दिया। और कुर्सी पर रखने से क्या हुआ, धीरे धीरे जब वो मोमबत्ती जली और जलते जलते उसने वो कुर्सी को जला दिया, और कुर्सी जलने से क्या हुआ, धीरे धीरे उस पूरे कमरे में आग लग गई और मैडम का एक हाथ जो था वो जल गया। हाथ जल गया पर जज्बा खत्म नहीं हुआ। आगे बढ़ने की जो कोशिश थी ना, जो आगे बढ़ने की लाइफ में कुछ करने का जो जज्बा था ना, वो खत्म नहीं हुआ, वो हमेशा वैसा का वैसा बना रहा। हम मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति जल जाता है और उसके बाद ना एक अंदर से जो मनोबल होता है वो टूट जाता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि, और ऐसे में कि जब आपको मालूम हो कि 1 महीने बाद मेरी परीक्षाएं हैं, मुझे पढ़ना, और ऐसे व्यक्ति के साथ जब ये घटित होता है जो बहुत स्टूडियस हो, तो आप सोच नहीं सकते कि उसका मेंटल ट्रॉमा किस स्तर का होता है। उसके बाद जो जलने के बाद जो ड्रेसिंग्स होती हैं या जो कोई भी चीज़ें होती हैं वो बहुत दर्दनाक होती हैं, वो सफ़र बहुत कठिन होता है। इसके बाद भी उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद उनका 1 साल का ड्रॉप भी लग गया, क्योंकि वो ये चाहती थी कि जो परीक्षाएं हैं
वो स्वयं लिखें, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि वो बहुत बेहतर लिख सकती हैं। पर क्योंकि एक नियम होता है कि जब भी आपके किसी की कोई घटना हो जाती है वो दूसरे से पेपर लिखवाता है, तो एक तो जूनियर लिखता है पहली चीज़, अगर 12th का पेपर है तो 10th या 9th का या 9th या 10th का बच्चा लिखेगा, प्लस जिसका डिवीजन जो हो वो 3rd हो या 2nd हो। मैं क्लियर नहीं हूँ पर ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो 1 साल अपना ड्रॉप कर दें। मैडम ने 1 साल ड्रॉप किया, उसके बाद दोबारा परीक्षाएं दी, अगले साल में बहुत अच्छा स्कोर किया। उसके बाद जब उन्होंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन में बहुत मेहनत की, मेहनत का नतीजा ये हुआ कि जब उनका रिजल्ट आया, जब ग्रेजुएशन का उनका रिजल्ट आया, तो जो एक स्कूल होता है उसका एक ऑब्वियस रिकॉर्ड होता है बच्चों का कि आज तक हमारे बच्चों ने हाईएस्ट स्कोर ही हो रहा, वो कई सालों का टूट गया। मैडम का स्कोर इतना ज़्यादा था कि वो उस विद्यालय में कईयों सालों से आज तक तो उस लाइन पे कोई पहुंचा ही नहीं था, जो अपने में बहुत गौरव की बात थी। उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की आगे बढ़ने के लिए, और धीरे धीरे ये हुआ कि उनका आयोग से सिलेक्शन हो गया और वो वर्तमान में सहायक अध्यापक अर्थात टीजीटी हैं, टीजीटी पद पर जौनपुर में कार्यरत है। आइए अब उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ और उनके शैक्षिक सफर और उनके बारे में उन्हीं के मुँह से सुनते हैं और साथ ही उनके संदेश को भी ध्यान से समझते हैं। सभी को सादर नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को संबोधित करने का अवसर प्रदान करने हेतु श्री देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का सादर धन्यवाद। मेरा नाम जया तोमर है और मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। 20 मई 2016 को मैंने शिक्षक के रूप में अपनी कार्य यात्रा को प्रारंभ किया और निरंतर नए, नवीन और अच्छे अनुभव ही मैं निरंतर प्राप्त कर रही हूँ। आप सभी को बताना चाहती हूँ कि शिक्षक बनने का जो उद्देश्य है उसको मैंने कभी किसी विकल्प के रूप में तैयार नहीं किया, वह सदैव ही मेरा उद्देश्य था। जैसा कि आजकल देखा जाता है कि हम शिक्षक बनने का प्रयास उस स्थिति में करते हैं जब हमें रोजगार का संकट दिखाई देता है, या फिर कई बार कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम पहले शिक्षक बन जाएं, फिर जब हम सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे तब हम किसी अन्य चीज़ की तैयारी करेंगे। ये सोच मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आप जीवन में कुछ भी बने वो एक भाग्य की बात है, आपके किए गए प्रयास की बात है, पर शिक्षक बनना वास्तविक रूप में एक सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात इसलिए है कि आपको भविष्य निर्माण का, जीवन निर्माण का एक सुअवसर प्रदान होता है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल हमारा व्यवसाय बड़ा ही बदनाम है, लेकिन बदनाम भी वही लोग होते हैं जिनका कुछ ना कुछ नाम हो। और मैं सारे शिक्षक वर्ग यदि मुझे सुन रहा है, मैं कहना चाहूँगी कि एक शेर मुझे याद आता है कि काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना, बड़ा कठिन है निष्कलंक रह कर के ये सब करना। अब क्योंकि हम एक सार्वजनिक रूप से ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक काम नहीं करते, तो ये प्रतिमान हमें ही स्थापित करना है कि हमारे भविष्य की पीढ़ियाँ एक शिक्षक का नाम भी उतने ही गर्व से, उतने ही उत्साह से नहीं जितना किसी IAS या PCS का लेती हैं। शिक्षक बनना भी उतनी ही बड़ी बात हो जाए जितना डॉक्टर और इंजीनियर बनना होता है। ये निश्चित रूप से हमारी कार्य प्रणाली से सिद्ध होगा कि भविष्य की पीढ़ियाँ इसको याद रखें, इसलिए प्रयास करें। और हाँ, मैंने जब शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया तो अपने बारे में कहना चाहूँगी कि मैंने ना तो तब ये सोचा था कि मैं सफल हो गई हूँ या उपलब्धि मैंने प्राप्त कर ली है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें परिणाम का विषय नहीं होती, प्रक्रिया का विषय है, निरंतर चल रही हैं और जीवन भर चलेंगी। वास्तविक रूप से में जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तब आपकी वास्तविक जिम्मेदारी प्रारंभ होती है, तो उसे अच्छा बनाने की, एक जिम्मेदार व्यक्तित्व का निर्वहन करने का निरंतर। माता पिता से मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों को ये सोचकर अवसर न प्रदान करना कि वह लड़की हैं, ये जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि स्त्रियाँ वास्तव में ऊर्जा का स्रोत हैं। स्त्री को ही इस संसार में इतनी शक्ति प्रदान की गई है कि वह जीवन की उत्पत्ति कर सके, और जो जीवन की उत्पत्ति कर सकती है, जो आपने, यदि आपके घर में कोई कामकाजी स्त्री है या आपकी माता या माता हैं, बहनें हैं, आपने देखा होगा जितने कामों को एक साथ इतनी कुशलता से एक स्त्री कर लेती है, वो एक सामान्य मनुष्य के लिए या संभव ही नहीं है। इतना अच्छा एक संतुलन बिठाना कि कोई भी असंतुष्ट ना रहे, ये एक स्त्री के लिए ही संभव है।
और छोटी छोटी बच्चियां जो हैं, जो बालिकाएं हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि किसी से भी कम आप नहीं हैं। यदि आपको आपके जीवन में अपने माता पिता के द्वारा या किसी भी सगे संबंधी द्वारा कोई अवसर प्रदान किया जा रहा है तो आप पूरी जी जान से उसमें जुट जाइए। ये साबित करिए कि लड़की होना आपके किसी भी उद्देश्य की पूर्ति में बाधक कभी भी नहीं हो सकता है। सादर धन्यवाद। जय तंवर। आप सभी ने जया रघुवंशी मैडम का वीडियो देखा और मुझे लगता है आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और बहुत कुछ आपने नया भी सीखा होगा और आगे भी आप जो है वो एक जो हम कहते हैं ना, हम अपनी सोच के बारे में, हमारी जो सोच हमने एक चीज़ सेट कर रखी है उसको हम बदलेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। इसी क्रम में चौथे व्यक्ति में जिससे आपको मिलवाने जा रहा हूँ, उनका नाम है श्रीमती अनुपम चौहान। ये वर्तमान में सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत, जनपद शाहजहाँपुर में कार्यरत है। इनका सफर भी कोई सामान्य सफर नहीं था, बल्कि इनका सफर तो मैं आपसे अगर एक शब्द में कहूँ तो सबसे ज़्यादा अभी तक हम जिससे मिले हैं उनमें यदि मैं कैटेगराइज करूँ और कहूँ कि इसका संघर्ष में था या इनका और ज़्यादा सबसे ज़्यादा संघर्ष में यदि किसी का जीवन था तो वो था श्रीमती अनुपम चौहान। इन्होंने बहुत मेहनत की, एक बहुत जल्दी इनका विवाह हो गया, उसके बाद बहुत कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया, बहुत कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में भी फेस किया। इन्होंने बहुत सालों तक प्राइवेट पढ़ाया, अपने बच्चे को भी अपब्रिंगिंग, अपने बच्चे की भी अपब्रिंगिंग की और बहुत कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में किया। उसके बाद बहुत सालों के बाद इनसे, इनके वीडियो के माध्यम से ना आप एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि कितना व्यक्ति, आप इनसे जब इनका वीडियो सुनेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि कितनी ज़्यादा इनमें पॉजिटिविटी है। जनरली क्या होता है, जब हम बहुत सालों तक संघर्ष करते हैं या हम बहुत सालों तक कोई चीज़ को देखते हैं तो हम लोग ऑब्वियस हो जाते हैं कि अब हमें लगता है कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, यही ज़िंदगी है। पर ऐसा नहीं है। मैं जब इनसे मिला तो मुझे जो चीज़ महसूस हुई वो ये कि ये बहुत पॉजिटिव थी। लाइफ को लेके इतना कुछ नेगेटिविटी, इतनी कुछ खराब वो चीज़ होने के बाद भी अगर व्यक्ति इतना पॉजिटिव है, उससे मिलने के बाद अगर आपको गुड वाइब मिलती है तो ये अपने में बहुत बड़ा विषय है। मैडम का चयन 2011 में 72,000 भर्ती में हुआ। उसके बाद उन्होंने कई साल महाराजगंज में जॉब की। उसके बाद वर्तमान में वो शाहजहाँपुर में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत है। आइए उनका शैक्षिक सफर और उनकी उपलब्धियों को देखते हैं। नमस्कार, मैं अनुपम चौहान प्राथमिक विद्यालय पचेड़ा सेकेंड शाहजहाँपुर हूँ तथा महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मैं महिलाओं के अनगिनत रूप को, स्त्री जाति के अनगिनत रूपों को भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि एक महिला ही होती है जो एक पुरुष की तरक्की के पीछे होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आपको पता है कि महिला की तरक्की के पीछे महिला खुद स्वयं होती है। उसे अपनी तरक्की के लिए अपने आप ही प्रयास करने पड़ते हैं। उसके प्रयास के लिए लोग उसकी मदद के लिए आते हैं, डरते डराते। कोई डट के खड़ा नहीं होता। मैं आज सरकारी विद्यालय में पढ़ाती हूँ, अच्छा वेतन मिलता है, लेकिन अब से 20 साल पहले मैं अपने जीवन के विषय में एक निगाह डालती हूँ तो परिस्थितियाँ मेरे साथ बहुत ही विपरीत थी। मेरा बच्चा छोटा था और मैं एक प्राइवेट विद्यालय में मुझे नौकरी करनी पड़ी थी, लेकिन वो प्राइवेट विद्यालय में नौकरी मेरे लिए वरदान साबित हुई। भले ही पैसा कम मिलता था लेकिन मुझे सुकून बहुत था और मैंने अपने बच्चे को भी एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाया। तत्कालीन जिलाधिकारी शाहजहाँपुर ने मुझे सलाह दी कि बच्चे को तुम सरकारी स्कूल में डाल दो, क्योंकि ये वहम होता है हमारा कि जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती और सरकारी विद्यालय अच्छे नहीं होते। ऐसा नहीं है। मेरा बच्चे ने शुरू से लेके बड़े तक, मतलब बीटेक उसने किया, सब सरकारी स्थानों से, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे प्राइमरी की पढ़ाई हो, जूनियर की पढ़ाई हो, सब कुछ उसने सरकारी स्कूलों से किया। उसको पढ़ने के बाद आज वो IAS ऑफिसर है इंडियन रेलवे में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तरक्की के रास्ते अनुपम लंबे होते हैं, संघर्ष बहुत होता है, लेकिन एक बात जान लो कि सफलता निश्चित होती है। तुम लगी रहो, अपना काम ईमानदारी से करो। मैंने उनकी बात को बहुत ध्यान से, बहुत अपने ऊपर अमल किया और मैंने वहाँ जो भी, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया हो, आज सरकारी विद्यालय में पढ़ाती हूँ, लेकिन अपना बेस्ट देती हूँ। जैसे मैंने अपने बच्चे पर ध्यान दिया वैसे ही आज मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों पर भी ध्यान देती हूँ और प्राइवेट में पढ़ाती थी उन बच्चों पर भी ध्यान देती थी। ऐसा नहीं है कि
हमें कोई नहीं देख रहा है, कोई अधिकारी आएगा तभी हम अच्छे से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। सबको देखने वाला कोई ना कोई होता है, भगवान तो सबको देखता है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि जो है हम अपना काम मन से ना करें, हमें अपना काम हमेशा मन से करना चाहिए, तो सफलता निश्चित होती है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्डे वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्त अकर्मणि। तो कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा का नहीं है कि फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप अपना कर्म अच्छे से अच्छा करिए तो फल आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आप इस चीज़ को तो मानते ही होंगे कि भगवान कभी भेदभाव नहीं करता। इंसान भेदभाव कर सकता है मगर भगवान भेदभाव नहीं करता। भगवान सबको बराबर चीज़ें देता है, ऐसा नहीं है कि वह आपको ज़्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया। देखिए सूरज को हमने नहीं बनाया, चंदा को हमने नहीं बनाया, लेकिन वो रोशनी सबको बराबर देता है। तो भगवान की बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सबको बराबर बांटता है। इसलिए सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है आज महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कि वो अपने परिवार को भी अच्छा दें और अपने समाज को भी अच्छा दें। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो इनको अपने जीवन में उतारें और अपनी तरक्की में और समाज की तरक्की में योगदान दें। धन्यवाद।